Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स बच्चों इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है न्यूक्लिक एसिड्स। बच्चों इससे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ चुके हैं। बायोमोलिक्यूल्स बच्चों क्या होते हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को बनाते हैं इन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, उसकी 3 टाइप्स पढ़ी, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। बच्चों इसके बाद हमने प्रोटीन्स को पढ़ा, प्रोटीन्स भी हमारी बॉडीज को बनाते हैं। बच्चों इसके बाद हमने लिपिड्स को पढ़ा, लिपिड्स भी हमारी बॉडीज को बनाते हैं। अब बच्चों जो चौथे नंबर पे हम जिस चीज को पढ़ेंगे ना बच्चों दी ये है न्यूक्लिक एसिड्स। अब बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपके लिए नाम नया होगा, लेकिन हकीकत में नाम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। बच्चों आप इन चीजों को पहले ही वाकिफ है इन चीजों से। बच्चों आपने 2 लफ्ज पढ़े होंगे, एक होगा डीएनए और एक होगा आरएनए। हमने इस चैप्टर्स के अंदर इन 2 लफ्जों को 12 मरतबा जो है वो डिस्कस किया है। बच्चों डीएनए का मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि आपको इसकी एब्रिविएशन भी आती है कि डीएनए का मतलब क्या होता है, शाबाश बताएं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बच्चों आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। गुड, ठीक है। अब देखिए आपको ये दोनों चीजें पहले ही पता है। अब ये बच्चों यहाँ पे देखिए एन का मतलब क्या है न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे भी एन का मतलब क्या है, न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स है ना इसकी असल में 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और एक को हम कहते हैं आरएनए। डीएनए को बच्चों हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों देखिए हम तो न्यूक्लिक एसिड से पहले ही बखूबी वाकिफ हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं, ठीक है, और ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इनका भी हमने पहले कुछ ना कुछ जिक्र किया हुआ है। तो बच्चों आए हम इनको मजीद तफसील से जो है अपने आज के इस लेक्चर के अंदर इनको मजीद तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये देखें बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं आर द बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है हमारी बॉडीज को बनाते हैं। दैट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब बच्चों ये जिन यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं ना बच्चों इन्हें हम क्या कहते हैं, बच्चों इन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। अब बच्चों आपने ज़हन में रखना है जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अगर आप उसमें पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो वो पॉलीमर्स थे ग्लूकोज के, ठीक है। अब जब काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते थे तो पॉलीसेक्राइड्स बनते थे, ऐसा ही है ना। अच्छा बच्चों मैंने जब आपको लिपिड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड्स हैं बच्चों ये पॉलीमर्स नहीं है, ठीक है। हाँ लिपिड की जो सब यूनिट है ना वो जिस चीज से मिलकर बनते हैं वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड है, लेकिन उन्हें हम पॉलीमर्स नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चों पॉलीमर है ना जो, ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है जब बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलकर जो बिग चीज बनाते हैं ना बच्चों उसे हम पॉलीमर कहते हैं। जैसे ना पॉलीसेक्राइड्स है ना जो बच्चों वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। लेकिन बच्चों लिपिड्स हैं जो वो पॉलीमर नहीं है, क्योंकि क्यों बच्चों वो पॉलीमर नहीं है, तो बच्चों वहां पे एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल जो है अगर हम, ठीक है, फैटी एसिड्स की बात करें, ग्लाइसरोल जो है एक ग्लाइसरोल होता है, फैटी एसिड बच्चों 3 होते हैं, ठीक है। आमतौर पे कितने फैटी एसिड्स हैं बच्चों, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप ऑयल्स की बात करें, ठीक है, ऑयल्स की और ठीक है बात करें तो वहां पे 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आप बात करें फास्फोलिपिड्स की तो वहां पे 2 फैटी एसिड्स होते हैं और बच्चों एक फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं भी बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। मैं फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें कुछ चीजें आपस में मिलकर एक लिपिड का मॉलिक्यूल बना रही है। बच्चों लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, आपने इस चीज को जहन में रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं ये भी पॉलीमर्स है बच्चों, ठीक है। पॉलीमर्स किसके थे, वो ग्लूकोज के थे। अब बच्चों इसके बाद जब आप बात करते हैं प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स भी बच्चों पॉलीमर्स हैं। वो पॉलीमर्स किसके हैं बच्चों, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, ठीक है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, लिपिड्स जो है वो पॉलीमर्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि लिपिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, बच्चों आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, आपने इसको ज़हन में रखना है। और बच्चों दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर्स हैं। ये भी क्या है, पॉलीमर्स। मतलब इसमें भी क्या होता है बच्चों, कई, ठीक है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं ना बच्चों तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो आपको अगर इस तरह से एमसीक्यू आ जाए कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ डैश, तो बच्चों आप क्या आंसर करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आंसर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम इसको देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड बच्चों के ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज को बनाते हैं, जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं। बच्चों उन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। बच्चों न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आज हम इसको देखते हैं। बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड है ना जो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो एक कंपोनेंट होता है ना पहले वाला बच्चों इसको हम नाम देते हैं पेंटोज शुगर। किसका नाम देते हैं बच्चों, पेंटोज शुगर। बच्चों याद है जब मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट्स में से मोनोसेक्राइड्स पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड्स में C3 से लेकर, ठीक है, C7 तक कार्बन हो सकते हैं। C3 हो सकता है, C4 हो सकता है, C5 हो सकता है, C6 और C7 हो सकते हैं। अब बच्चों इसमें ये जो C5 वाला है बच्चों इसको हम नाम देते हैं पेंटोज शुगर। किसका नाम देते हैं बच्चों,
पेंटोज शुगर का नाम देते हैं। और बच्चों इसमें हमने दो शुगर्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक का नाम था बच्चों राइबोज और एक का नाम था बच्चों डीऑक्सीराइबोज। याद है ना बच्चों आपको, मैंने आपको दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाए थे। अब जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क होता था, मैंने आपको बताया था कि राइबोज के अंदर कार्बन नंबर 2 से अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाल दें, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे ठीक है ऑक्सीजन उसका निकाल दे, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा दे, तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बच्चों ये जो पेंटोज शुगर है ना, असल में ये वही वाली शुगर है जिसका स्ट्रक्चर हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। बच्चों यहाँ पे ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये राइबोज हो सकती है या ये डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। अब जो राइबोज किसके अंदर होती है बच्चों, राइबोज होती है आरएनए के अंदर। किसके अंदर होती है बच्चों, आरएनए के अंदर ये शुगर है ना, ये राइबोज होती है। जबकि जो डीऑक्सीराइबोज है बच्चों, ये होती है डीएनए के अंदर। किसके अंदर होती है, डीएनए। अब बच्चों डीएनए का हम एब्रिविएशन देखते हैं ना, डीऑक्सी, ठीक है। अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अब बच्चों उसमें जो डीऑक्सी राइबो है ना लफ्ज बच्चों, वो इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये जो शुगर है ना इसी को रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सी राइबो। और बच्चों जो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए के अंदर बच्चों जो है वो इसी शुगर को रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली शुगर बच्चों, ये जो है ये राइबोज भी हो सकती है या डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है। और इनके स्ट्रक्चर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर्स आते हैं बच्चों। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना नहीं आते तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो है एक वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की एक वीडियो है, वहां पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना सिखाए हैं। अब बच्चों सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या आती हैं बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेसिस आती हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों बेसिस क्या होती हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है एसिड्स बेसिस वाला, ठीक है। अब ये बेसिस बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जो पीएच है, ठीक है, वो 7 से लेकर 14 तक होती है। पीएच का आपको पता है ना, मैंने आपको 12 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट दिया है। हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अब जो इस पीएच की जो वैल्यू आती है उसकी बेस पे हम डिटरमिन करते हैं कि आया की चीज एसिड है या फिर बेस है। ऐसी चीज इनकी वैल्यू 7 से 14 तक होती है बच्चों, इन्हें हम बेस कहते हैं। इनकी 7 से 0 तक होती है, इसको हम एसिड कहते हैं। जिसकी 7 होती है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजीनियस बेस मतलब ऐसे बेसिस जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होगा, इसे हम नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। बच्चों ये क्या है, फॉस्फेट्स ग्रुप है, क्लियर। तो आपने तीन चीजें ध्यान रखनी है, न्यूक्लियोटाइड के तीन अहम कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है बच्चों, तीन कंपोनेंट्स है। कौन कौन से हैं बच्चों, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर में राइबोज हो सकती है आरएनए के अंदर, डीऑक्सीराइबोज हो सकती है डीएनए के अंदर। इसके बाद बच्चों है नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या है बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेसिस। और इसके बाद बच्चों क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने जो है बड़ा आसान से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया, आप लोग इसे देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको जो नजर आ रहा है ना ये वाला, ये 5 कार्बन शुगर नजर आ रही है बच्चों, इसे पेंटोज शुगर। ये क्या है, पेंटोज शुगर। जब आपने ड्रॉ करना है ना, आप लोगों ने सिंपल इसी तरह से ड्रॉ करना है, अपने यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आपके बुक के अंदर बड़ा ही सिंप्लीफाई उन्होंने आप लोगों के लिए किया हुआ है, तो बहुत आसान है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वाकई में इनके स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना सीखने हैं, तो मैंने आप लोगों को सिखाया है पिछली वीडियो के अंदर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें बहुत आसान है, आप लोगों ने सिंपल दरम्यान में ऑक्सीजन लगा के, ठीक है, इस तरह से रिंग्स बनाते हैं जिस तरह से आप घर बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आपने नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4, और ये आपको पता है 5 कार्बन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कार्बन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस तरह से लाइन लगा के। अब बच्चों यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, और बच्चों इस तरह यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस आपने लगानी है। अब बच्चों जो नाइट्रोजनियस बेस है ना, आपने इसका स्ट्रक्चर जो है इसको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका ड्रॉ कैसे करना है बच्चों, आप लोग भी कॉपी पेंसिल ले लें और उसके मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप लोग जो है अपनी कॉपीज के ऊपर ड्रॉ करें, और आप जो है वो ड्यूरिंग द लेक्चर इसको बनाना जो है वो सीख जाएंगे, बहुत आसान है। जो आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह से ना, ठीक है, इस तरह से, जिस तरह हम कहते हैं ना घर की कोठी बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने ड्राइंग वगैरह करते होंगे, तो आपने बच्चे यहाँ पे इस तरह ये बना के यहाँ पे आप लोगों ने ना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एक लाइन इस साइड पे और एक लाइन इस साइड, तो बच्चों एक डबल लाइन आपने यहाँ पे लगा देनी, क्लियर। अब बच्चों सिंपल इस तरह यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे इस तरह एक नाइट्रोजन इधर लगा देना, बहुत आसान है इसके डायग्राम बनाना। तो आप जो है इसको 12 मिनट पहले प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो आपने ध्यान में रखना कि एक नाइट्रोजन इस साइड पे आएगा और एक नाइट्रोजन नीचे आएगा, एक डबल बॉन्ड इस साइड पे आएगा, एक डबल बॉन्ड इस साइड पे आएगा। जब आप 3 4 मिनट का 5 मिनट पे इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आप लोगों को ये आ जाएगा। तो बच्चों आपने ध्यान में रखना है। देखें ये आपके पास पेंटोज शुगर है। अब बच्चों पेंटोज शुगर के अंदर 5 कार्बन है जो कि आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 है ना बच्चों, ये कार्बन की नंबरिंग को शो कर रहा है। अब बच्चों नाइट्रोजनियस बेस जो है ये किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन नंबर 1 के साथ। और बच्चों जो फास्फेट ग्रुप है किस कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन, ठीक है, कार्बन नंबर 5 के साथ। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं, कि बताएं कि नाइट्रोजनियस बेस जो है वो पेंटोज शुगर के किस कार्बन के साथ आगे जुड़ती है। तो आप लोगों ने क्या बताना है, 1 के साथ आके अटैच होती है। और बच्चे जो फास्फेट ग्रुप है ना, ठीक है, ये किसके साथ आके अटैच होता है बच्चों, देखिए अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर जो है अच्छी तरह से बनाना है, ये आप लोगों से पेपर में 2 नंबर का
मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल ये लिखेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसके 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। उसके बाद बच्चों आप सिंपली जो है इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देंगे। जब आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आप लोग को चीजें जो है बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी, तो अगर आपको पूरे शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक चीज लिखी हुई है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब बच्चों जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, ये 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है बच्चों? 2 तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं प्यूरिन्स का, इसका नाम देते हैं बच्चों प्यूरिन्स, और एक को हम नाम देते हैं पायरिमिडिन का। बच्चों आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, आप परेशान ना हो, आप लोगों ने इसे याद रखना है, क्योंकि आप लोगों के आगे डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाइट्रोजनस बेसिस बच्चों कितनी तरह की होती है? प्यूरिन्स और पायरिमिडिन। बच्चों जो प्यूरिन्स है ना, इनको हम कहते हैं ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक है, आपने इसको कॉपी पे लिख लेना है। बच्चों ये क्या है? ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। और जो पायरिमिडिन है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों? ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। क्लियर? अब बच्चों डबल रिंग से क्या मुराद है? डबल रिंग से मैं आपको सिंपल बता देता हूँ बच्चों। एक आपके पास ये जो आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जो हमने ऊपर ड्रॉ किया बच्चों, ये क्या है? ये एक रिंग है। रिंग मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके साथ अगर इस तरह से एक और स्ट्रक्चर आगे अटैच हो जाए तो बच्चों अब ये क्या डबल रिंग नहीं हो गया? तो बच्चों जो प्यूरिन्स है ना, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, डबल रिंग नाइट्रोजनस। ठीक है, डबल रिंग की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद बच्चों जब आप पायरिमिडिन देखते हैं ना, तो पायरिमिडिन में बच्चों एक ही रिंग होती है। क्या होती है बच्चों? एक ही रिंग होती है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्क होता है। अब इनका डबल रिंग में अब बच्चों जो प्यूरिन्स है आगे 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एडेनिन। क्या कहते हैं बच्चों? एडेनिन। और एक को हम क्या नाम देते हैं? गवानिन। हम इसको दोबारा रिपीट करें बच्चों, प्यूरिन्स कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। एक को हम किसका नाम देते हैं? एडेनिन, और दूसरी क्या है? गवानिन। क्लियर? मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, प्यूरिन्स 2 हैं, एक है एडेनिन और एक है गवानिन। क्लियर? अब बच्चों आपने इसको ना इस तरह ए जी से याद रख लें, ए जी। ठीक है, अब ये 2 बेसिस हैं बच्चों, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, अब बच्चों जो पायरिमिडिन है सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं बच्चों, ये 3 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं साइटोसिन, एक को हम कहते हैं यूरासिल, और बच्चों एक को हम नाम देते हैं थायामिन। आप इसको CUT कट से याद रखें। इसे याद रखें, कट। मतलब सी का मतलब है साइटोसिन, यू का मतलब क्या है? यूरासिल, टी का मतलब क्या है बच्चों? थायामिन। तो बच्चों ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऐसी हैं जो कि सिंगल रिंग है, और 2 बच्चों ऐसे हैं जो कि क्या है? डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन्स और एक को हम कहते हैं पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स बच्चों क्या होती हैं? ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है, और पायरिमिडिन्स जो है ये सिंगल रिंग है। जो प्यूरिन्स है बच्चों वो आगे 2 तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एडेनिन और एक को हम कहते हैं गवानिन। अब बच्चों इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होता है। अब ये साइड पे ना ग्रुप्स लगे होते हैं। अब यहाँ पे एडेनिन के अंदर एक अलग ग्रुप लगा होता है। ठीक है, एक एडेनिन के अंदर अलग ग्रुप लगा होता है। इस तरह गवानिन है ना जो बच्चों, उसका जो डबल रिंग है वहां पे अलग ग्रुप्स लगे होते हैं। तो अभी हम उनके डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी बुक के अंदर नहीं है। हम इंशाल्लाह इनको सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर इनको तफसील से स्टडी करेंगे, इनका डिटेल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपने अपनी आसानी के लिए इतना ध्यान रखना है कि एडेनिन और गवानिन दोनों ही डबल रिंग होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है बच्चों। इसी तरह पायरिमिडिन जो है ये 3 है, साइटोसिन, यूरासिल और थायामिन। बच्चों इसके यहाँ पे भी जो साइड ग्रुप्स होते हैं ना, जो साइड ग्रुप्स इसके साथ अटैच होते हैं बच्चों, इसकी बिना पर ये 3 अलग अलग जो है वो बेसिस है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि तीनों जो है ये सिंगल रिंग होती है, और ये दोनों क्या होती है? डबल रिंग होती है। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डीएनए और आरएनए में बच्चों हम पढ़ेंगे। अब बच्चों हमेशा क्या होता है, जो डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है ना बच्चों, ये सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर बनाती है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ। अब मतलब जो एडेनिन और गवानिन है ना बच्चों, ये इनके साथ पेयर बनाती है, इनके साथ आके अटैच होती मिलती है। अब बच्चों इसकी पेयरिंग जो है वो डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। अब बच्चों डीएनए के अंदर ना आपने एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आप इस तरह ध्यान रखेंगे, एट जीसी। जीसी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, एट जीसी। आपने इसको ध्यान रखना है बच्चों। एट का मतलब क्या है? ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब क्या है? थायामिन, जे का मतलब क्या है बच्चों? गवानिन, और सी का मतलब क्या है? साइटोसिन। अब बच्चों देखें, ए क्या है? एडेनिन है बच्चों। एडेनिन हमेशा किसके साथ आके अटैच होता है? थायामिन के साथ आके जुड़ता है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। और बच्चों जी है ना जो, इसका मतलब क्या है? गवानिन। गवानिन जो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। तो देखिए जो गवानिन है ये साइटोसिन के साथ जुड़ा। अब देखिए एक डबल रिंग है, दूसरा सिंगल रिंग है, एक डबल रिंग है, दूसरा सिंगल रिंग है। तो डीएनए का क्या बच्चों? एट जीसी, एट गवर्नमेंट कॉलेज। आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एट जीसी मतलब एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा और गवानिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इस तरह बच्चों आरएनए के अंदर क्या होता है बच्चों? आरएनए के अंदर बच्चों आपने ध्यान रखना है, आरएनए के अंदर थायामिन नहीं होता, थायामिन की जगह पे यूरासिल होता है। तो बच्चों आरएनए के अंदर ये सीक्वेंस क्या होगी? AUGC। एडेनिन जो है बच्चों वो यूरासिल के साथ आके जुड़ता है, और गवानिन जो है उसने साइटोसिन के साथ ही जुड़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
आप डीएनए का याद रखें एट जीसी, और दूसरा आप ये याद रखें कि आरएनए के अंदर जो है वो थायामीन नहीं होती, आरएनए की जगह पे क्या होता है एडेनिन किसके साथ आके अटैच होता है, यूरासिल के साथ आके अटैच होता है। ठीक है, बाकी सारी जो गुआनिन और साइटोसिन इसी तरह से रहती है। तो बच्चों ये जो पेयरिंग है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको तफसील से स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपस में इसके जो है वो पेयरिंग बनती है, किस तरह से ये पेयरिंग बनाते हैं। क्लियर बच्चों? आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स आपको पहले भी बता दिया कि न्यूक्लिक एसिड्स की बच्चों दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं बच्चों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का, और एक को बच्चों हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसका नाम देते हैं बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक को हम नाम देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड का। अब बच्चों इसके अंदर ना कुछ बुनियादी फर्क है जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों बुनियादी फर्क आपकी किताब के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फिर एक टेबल बना दिया बच्चों, आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग इस टेबल को लिख लें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, आप लोगों ने इस टेबल को लाजमी तौर पे लिख लेना है अपनी कॉपीज के ऊपर। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये डीएनए और आरएनए में फर्क है। अब टाइप ऑफ शुगर, मुझे यहाँ पे किस शुगर की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पेंटोज शुगर की। किसकी बात हो रही है बच्चों? पेंटोज शुगर की। अब बच्चों डीएनए के अंदर कौन सी पेंटोज शुगर होती है, जिसे हम नाम देते हैं डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होगा बच्चों? उसका जो कार्बन नंबर 2 है वहां पे हाइड्रोक्सिल की जगह पे हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर जाके देख सकते हैं। बच्चों इस तरह आरएनए के अंदर क्या होगी बच्चों? राइबोज शुगर होगी, बहुत आसान है। अब इस तरह नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है ना, जो बच्चों स्ट्रैंड्स की तादाद, बच्चों डीएनए जो है ना इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड, मतलब इस तरह से बच्चों एक स्ट्रैंड इसका ये होता है और दूसरा स्ट्रैंड इसका ये होता है। ठीक है, तो ये एक ये और दूसरा ये, तो डीएनए इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। जबकि बच्चों आरएनए की बात करें तो आरएनए इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, अब बच्चों इसे हम हेलिक्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिक्स। आमतौर पे जो स्प्रिंग होता है ना इस तरह के, इसे हम हेलिकल्स, ठीक है, इसे हम हेलिक्स कहते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है ना जिस तरह बार बार गोल गोल हो रहा होता है, इसको हम हेलिक्स का नाम देते हैं। अब जो डीएनए के अंदर चूंकि एक स्ट्रैंड है ये एक हेलिक्स बना रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड है वो भी एक हेलिक्स बना रहा है, तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं डबल हेलिक्स का। जबकि यहाँ पे बच्चों एक ही स्ट्रैंड है और वो एक ही मरतबा इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है बच्चों, इसे हम नाम देते हैं सिंगल हेलिक्स का। क्लियर? इसके बाद बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस मैंने आपको बताया कि डीएनए के अंदर बच्चों कौन कौन सी होंगी? एडेनिन होगी बच्चों, एडेनिन किसके साथ पेयर बनाएगी? थायमिन के साथ। और बच्चों साइटोसिन और गावानिन होंगी, दोनों आपस में पेयर बनाएंगी। जबकि बच्चों आप आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया कि आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होगी, थायमिन की जगह पे क्या होगी बच्चों? यूरासिल होगी। तो एडेनिन, यूरासिल और साइटोसिन और गावानिन। ठीक है, अब बच्चों आप देखें यहाँ पे तो तीन दोनों के अंदर कॉमन है, और जिसको एक को मैंने हाईलाइट किया बच्चों दोनों के अंदर डिफरेंट है। डीएनए के अंदर जो है बच्चों थायमिन होती है, आरएनए के अंदर जो है थायमिन की जगह पे क्या होती है? यूरासिल होती है। क्लियर बच्चों? इसके बाद जो है इसकी लोकेशन क्या है सेल के अंदर बच्चों? इसकी लोकेशन ये है कि डीएनए आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बच्चों इस मुझे बताएं कि इसके अलावा वो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? जिसके अलावा और हमारे पास दो ऐसे ऑर्गेनाइज हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, जिसमें एक हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और दूसरी बच्चों आप बताएं कि क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी ऑर्गेनाइज क्या है? शाबाश बताएं। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, शाबाश, क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों दो ऑर्गेनाइज ऐसे इनके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इनका पता होना चाहिए कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो आरएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर भी आपको पता है मौजूद होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों राइबोसोम्स की शक्ल में हो सकता है। आपको पता है ना राइबोसोम्स जो है ये कैसी ऑर्गेनाइज ने प्रोटीन्स बनाने के, और ये प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं। मैंने आपको बताया था ना ये। अब आरएनए के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों या तो ये न्यूक्लियस के अंदर होगा या ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगा। क्लियर? तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की बुनियादी सी बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। ये लेक्चर आप बहुत इंपॉर्टेंट है अगला लेक्चर डीएनए और आरएनए का समझने के लिए। तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है उस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ग्रैब करें, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको लिख लें, उसको याद करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स को समझने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डीएनए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।